नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज का ना हम लोग MCQ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं आप लोगों का ना जो क्लास क्रमांक 8वां लेकर के आया था ना, उसमें आप लोगों को तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, सारी चीज़ को एकदम सरल तरीके से समझाया हूँ। तो अगर आप लोग इसको नहीं देखे होंगे ना, तो सबसे पहले जा कर के क्लास क्रमांक 8 को देख लीजिए। इसी चैनल पर डला हुआ है, उसका क्लास सीरियल बाय सीरियल डला हुआ है। तो जा कर के पहले उसको देख लीजिए। और आज का जो हमारा जो क्लास होगा ना, उसमें हम लोग ना इन चारों टॉपिक पे जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट MCQ होगा ना, उसको करेंगे। वजह यह है कि क्लास क्रमांक 8 में हम लोगों ने जो क्लास लिया था ना, उसमें सारे MCQ को ना हम लोग कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है यार, चारों के चारों। तो आज का जो क्लास होगा ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रकार के जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग करेंगे। और आप लोग देखिएगा ना, जो अभी का जो हम लोग MCQ करेंगे ना, वो उसको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ना, उसको हम लोग ना ध्यान से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ना अपने शब्दों में थोड़ा सा आप लोग ना इन चारों पांचों जो टॉपिक है ना, उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आप लोग का जो समझ है थोड़े से अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला तत्सम क्या है, सबसे पहला आप लोग ये समझ लो। थोड़ा सा मैं अपने लैंग्वेज में आप लोगों को ध्यान से समझा देता हूँ। तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से ना सीधे सीधे उठा करके हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ। अग्नि, क्या तो एग्जाम्पल में ये जो अग्नि है, ठीक है, वो संस्कृत के शब्द है। किसके शब्द है? तो संस्कृत के शब्द हैं। और ये जो अग्नि जो शब्द है ना, उसको सीधे सीधे मैं अगर हिंदी भाषा में उपयोग करूँ ना, ये अग्नि लिखकर हिंदी भाषा में अग्नि लिख करके उपयोग करूँ ना, तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। सबसे पहला ये समझ में आए। उसके बाद तद्भव किसे कहते हैं, आप लोग ये जान लो कि तद्भव उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत भाषा की जो शब्द है ना, उसको सीधे सीधे उपयोग ना करके इसके रूप को बदल कर, मतलब इसके जो वास्तविक रूप है उसमें परिवर्तन कर हिंदी में अगर यूज़ करते हैं ना, तो उसे तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ। ये जो अग्नि संस्कृत का जो शब्द है ना, उसके रूप को बदल देते हैं, मतलब इसका पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची आग हो जाएगा। क्या होगा? तो अग्नि का पर्यायवाची आग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संस्कृत के शब्द अग्नि है ना, उसके रूप को बदलकर, मतलब आग को लिख करके ना, हम लोग हिंदी भाषा में ये जो आग लिखकर प्रयोग करेंगे, तो उसको तद्भव कहते हैं। समझ में आया तत्सम क्या है और तद्भव क्या है? तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत की भाषा जो रहेगा ना, मतलब संस्कृत के जो शब्द रहेंगे उसको सीधे सीधे हम लोग हिंदी में उपयोग करेंगे, वो तत्सम कहलाएगा। लेकिन तद्भव वो शब्द कहेंगे जो संस्कृत में जो शब्द लिखे रहेंगे, उस शब्द के रूप को बदलकर, मतलब उसके पर्यायवाची को उपयोग कर अगर हम हिंदी में उपयोग करेंगे ना, तो उसे तद्भव कहेंगे। दोनों में अंतर आप लोग को समझ में आ गया ना। उसके अलावा देशज किसे कहते हैं, आप लोग ये जान लीजिए। देशज उस शब्द को कहते हैं जो अपने ना गांव में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो देसी लैंग्वेज के तौर पर, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ी के अलावा हम लोग क्या क्या अलग अलग भाषा बोलते हैं, गोड़ी बोलते हैं, बस्तर में बस्तरिया बोलते हैं। अलग अलग इलाके में जो हमारे जो ग्राम में जो इलाका है ना, मतलब गाँव में जो भाषा बोली जाती है ना, उसे हम लोग देशज कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया देशज किसे कहते हैं, मतलब देश के अंदर बोली जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग ये समझ लीजिए। उसके अलावा विदेशज किसे कहते हैं, आप लोग ये जान लीजिए। विदेशज उस शब्द को कहते हैं जो विदेशी से भाषा आया हुआ है, मतलब मान के चलो अरबी हो गया, फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये विदेश की जो भाषा है ना, तो उस भाषा की जो शब्द है उसको सीधे सीधे उठा करके अगर हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं ना, तो ये आप लोगों का क्या होगा, विदेशी भाषा कहलाएगा, ठीक है। अंग्रेजी जो शब्द आएगा वो भी विदेशी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, आप लोग ये जान लीजिए थोड़ा सा। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द को खंड या टुकड़ा करने पर किसी भी प्रकार की मीनिंग नहीं निकलता, मतलब उसका मतलब नहीं होता है, वो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। आप लोग को थोड़े से समझ में नहीं आता, आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूँ जल, क्या तो जैसे मैं एक शब्द लिख दिया जल, अगर ये जो जल शब्द है उसे मैं अगर खंड करूँ, टुकड़ा करूँ, ज को अलग कर दूँ, ल को अलग करूँ, तो मैं आप लोगों से पूछूं ये ज से क्या मतलब होता है, ज को बोलूँ तो
आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है क्या? या अल्लाह को बोलूँ कि अल्लाह से कुछ समझ में आप लोग को आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने से किसी भी प्रकार की मीनिंग नहीं निकलता, मतलब उसका अर्थ व्यक्त नहीं होता ना, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। और एक साथ जब इसे एक साथ अगर पढ़ोगे तो उसका मतलब हम लोग को समझ में आता है। जल मतलब पीने वाला पानी होगा, या यूज़ करने वाला जो पानी होता है ना, हम लोग दैनिक दिनचर्या में यूज़ करते हैं, वो पानी हो गया। इसका एक परफेक्ट मीनिंग निकल गया, है ना। तो खंड या टुकड़ा करने पर कोई मीनिंग नहीं निकलता ना, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया ना ये वाला शब्द। योग रूढ़ किसे कहते हैं, सबसे पहला आप लोग ये जान लो। तो योग रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं जो अपने साधारण अर्थ, लिखे हुए अर्थ को व्यक्त ना करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करता है ना, तो उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं लिख दिया लंबोदर लिख रहा हूँ, क्या, तो लंबो ये द और र, ये लंबोदर मैं लिख दिया। अब लंबोदर ये जो शब्द लिखा है उससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आप लोग को ये समझ में आ रहा है क्या कि जिसका पेट निकला हुआ होगा उसे लंबोदर कहते हैं? नहीं, हम लोग इसके ये शब्द से ये समझ में आता है, लंबोदर हम लोग अपने जो इष्ट देव है, मतलब भगवान श्री गणेश जी है ना, तो उसको हम लोग समझते हैं कि लंबोदर का मतलब होता है भगवान गणेश जी से हम लोग कनेक्शन करते हैं। वास्तविकता में जो इसका मतलब अगर समझोगे ना, तो लंबोदर मतलब जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका पेट निकला हुआ, उसे लंबोदर हम लोग साधारण अर्थ के तौर पर लेते हैं। लेकिन ये जो लंबोदर शब्द है वो अपने साधारण अर्थ को व्यक्त ना करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। एक और आप लोगों को शब्द से समझा देता हूँ, पंकज। क्या, तो पंकज अगर मैं लिख दे रहा हूँ तो आप लोग का कोई नाम इससे समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम होगा बोल करके? लेकिन ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पंकज कहने का मतलब यह है कि कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल को हम लोग पंकज के अर्थ पे रूप में जानते हैं। तो ये जो पंकज लिख करके साधारण अर्थ को व्यक्त ना करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को जो शब्द व्यक्त करता है ना, तो उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया। और लास्ट में आप लोग ये जान लीजिए कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो दो अलग अलग शब्द को मिला करके एक शब्द बनता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। अगर उस शब्द को खंड या टुकड़ा करेंगे ना, तो उस शब्द का अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। कैसे, तो मैं लिख देता हूँ विद्यालय। क्या लिखूंगा, तो विद्यालय लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। विद्यालय ये मैं अगर लिख दिया है ना, तो इसका अगर मैं खंड या टुकड़ा करूँगा दो हिस्सा में, तो विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, अलग हो जाता है। लेकिन आलय का अर्थ क्या होगा? आलय का अर्थ किसी स्थान, मतलब किसी जगह का नाम हो जाएगा। आलय मतलब निवास करने वाला। तो ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करने पर अलग अलग अर्थ देता है, लेकिन अगर एक साथ उसे जोड़ा जाए ना, तो केवल वो एक ही अर्थ को व्यक्त करता है, तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। इन चारों पांचों का अर्थ आप लोग को अच्छे से समझ में आया ना। चलिए, इतना सारा चीज़ आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोग क्लास क्रमांक 8 को भी देखे होंगे ना, तो आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को उसको समझा रहा था ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो पाए। चलिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या कीजिए, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं सारे अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, सारे ऑप्शन को आप लोगों को, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़ो। चटका शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताने की कोशिश कीजिए। देखोगे ना तो प्री बीएड 2024 में पूछा गया था। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि किस एग्ज़ाम में पूछा गया, आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहला आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है तत्सम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो चटका शब्द है ना, वो कौन सा शब्द है पूछा है, तो ये जो चटका जो शब्द है ना, वो आप लोग का तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसे, तो ये जो चटका जो है ना, वो संस्कृत के शब्द है और संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। और इसका अगर मैं एक्चुअल में मीनिंग आप लोग का बताऊँ ना, ये चटका क्या होता है, तो चटका जो है ना, गौरैया पक्षी को कहते हैं। किसको, तो ये जो चटका है वो गौरैया जो पक्षी है ना, तो वो आप लोगों का कहलाएगा, ठीक है। गौरैया पक्षी को ना संस्कृत में चटका कहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरैया को संस्कृत में क्या कहते हैं बताइए करके, तो कैसे करोगे, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों को इसे याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है तत्सम शब्द, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और ये जो गौरैया लिखा हुआ है ना, वो आप लोगों का तद्भव शब्द हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। बाल्टी शब्द है ऑप्शन ए संकर, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विदेशी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बाल्टी शब्द है बोला है, जो बाल्टी शब्द है ना वो आप लोगों का पुर्तगाली शब्द है। कैसे? तो देखो अगर इसमें पुर्तगाली अगर की ऑप्शन होता ना तो हम लोग पुर्तगाली ले लेते, लेकिन पुर्तगाली ऑप्शन नहीं है ना, तो ये विदेश से आया है ना। जी हाँ, बताओ ना, ये जो है वो पुर्तगाल से आया है ना, ये जो शब्द है तो विदेशी ही ना होगा। जी हाँ, तो हम लोग विदेशी शब्द ले लेंगे। और सबसे पहले आप लोग याद करो, मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक 8 में आप लोग को क्या समझाया था पुर्तगाली शब्द को याद करने के लिए। आप लोगों को बताया था ना कि पुर्तगाल के लिस्बन से 1498 में वास्को डी गामा आया था नाव में अपना समुद्र को पार करके भारत की खोज करने के लिए, बताया था ना आप लोग को। और वहाँ से जब वास्को डी गामा आया था तो अपने साथ क्या क्या लेकर आया था बोला था? अचार लेके आया था, उसके अलावा और क्या लेके आया था? आलपिन लेके आया था, ठीक है। उसके अलावा अलमारी लाया था, ताला लाया था, चाबी लाया था, नहाने के लिए बाल्टी लाया था, साबुन लाया था, फीता लाया था, अपने बाल को बांधने के लिए लंबा लंबा है बोल करके बताया था ना आप लोग को। इतने सारी चीज़ों के बारे में कहानी के तौर पर आप लोगों को नहीं देखा होगा तो जा करके क्लास क्रमांक 8 को देख लीजिए। इसी जो चैनल है ना उसमें डला हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देख लीजिए तो आप लोग को और भी आसानी लगेगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद करने के लिए सरल तरीके से कहानी के तौर पर आप लोगों को बताया था, तो नहीं देखा होगा तो पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी विदेशी शब्द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बाल्टी है ना वो पुर्तगाली शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को अब पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा आप लोगों। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। खीर का तत्सम शब्द है ऑप्शन ए रबड़ी, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी क्षीर या ऑप्शन डी दूध। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्षीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है ये जो खीर शब्द है ना उसका तत्सम शब्द है बोला है, मतलब ये जो खीर लिखा है उसका तत्सम शब्द क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये जो खीर शब्द है उसका तत्सम शब्द क्षीर ना हो जाएगा जी। कैसे पहचानना है? तो मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 8 में समझाया हुआ था ना कि ये जो आप लोग का तत्सम शब्द है उसमें ये जो छी लिखा है ना, छा छतरी वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला छी जो रहेगा वो आप लोगों का तत्सम शब्द कहलाएगा। उसके अलावा ऐसे जो त्रा रहेगा वो, ऐसे जो छा रहेगा वो, और ऐसे जो श्रा श्रमिक जैसे जैसे शब्द आएगा ना वो सारे के सारे आप लोगों का क्या होगा, तो आप लोग का तत्सम शब्द आएगा। आप लोगों को पहचानने का तरीका भी मैंने आप लोग को बताया था। ऐसे शब्द अगर कहीं किसी में मिलेगा ना, जैसे इसमें देखो आप लोगों का मिला हुआ है छी जो लिखा है वो, है ना, तो ऐसे शब्द मिलेगा तो वो तत्सम ही होता है। आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे रारे फ्रा भी किसी में होगा ना तो वो भी आप लोगों का तत्सम के अंतर्गत आता है। ऐसे तरीके से आप लोग पहचान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझोगे तो आप लोग को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। लोटा शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी देशज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो लोटा शब्द है, तो लोटा जो शब्द है वो देशज हो जाएगा जी। अपने गाँवों में जो बोला जाता है ना वो शब्द है, जो आसपास के एरिया में नॉर्मल तौर पे बोला जाता है, मतलब गाँव में बोला जाता है, वो शब्द आप लोगों का देशज कहलाता है। मैंने आप लोग को बताया था ना, और इसको पहचानने का आप लोग को तरीका बताया था ना कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ऐसा शब्द होगा जिसको छत्तीसगढ़ी में आप लोग बोलते हो ना तो वो देशज के अंतर्गत आएगा। हम लोग ऐसे जनरली तौर पर यूज़ करते हैं ना जी, घर में लोटा ललातो या लोटा धर के जा रहा हूँ सुबह सुबह बोल करके, आप लोग को याद होगा ना ऐसे वाली बात। तो ऐसा जो शब्द जिसको छत्तीसगढ़ी में यूज़ किया जाएगा आप लोगों को समझ में आता है ना, तो ऐसा शब्द देशज के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देशज शब्द, ये जो लोटा है वो आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने ना क्लास क्रमांक 8 में भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा भी था, आप लोग को समझा रहा था तो बताया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी तुर्की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी तुर्की जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो कैंची किस भाषा का शब्द है पूछा है, तो जो कैंची है ना वो आप लोगों का तुर्की भाषा का शब्द है। अब आप लोग कैसे पहचानोगे? तो आप लोग सबसे पहला जाइए क्लास क्रमांक 8 को देखिए सबसे पहला आप लोग, ठीक है। ये जो तुर्की शब्द है ना उसको पहचानने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाया था बहुत ही सरल तरीके से। तो जा करके सबसे पहले आप लोग क्लास क्रमांक 8 को देखो सबसे पहले, ठीक है। बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ कि जा करके पहले देखो, तब अच्छे से और भी समझ में आएगा। नहीं आया, नहीं जाना चाहते ना, तो एक बार आप लोगों को और भी समझा देता हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। ये जो कैंची है ना वो तुर्की शब्द हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्लास क्रमांक 8 में भी बताया था कि ये जो तुर्की है ना उसको तुर्की नहीं तुर्किन समझो। तुर्किन तुर्किन का काम क्या होता है? जो बाजार में बैठ करके वो जो चादर बिछा करके वो जो टिकली फुंदरी बेचता नहीं है, जो चूड़ी वगैरह बेचते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बाजार बाजार गए होंगे तो आप लोगों ने। तो वो जो है ना वो कुछ कुछ अपने बेचने के लिए सामान रखा है। तो क्या क्या वो सामान रखा था मैंने आप लोग को बताया था ना कि वो जो तुर्किन है वो कैंची रखा हुआ था, उसके अलावा चाकू रखा था, तोप रखा था, बारूद रखा था, और उसी बारूद में उड़ाने के लिए एक लाश भी रख दिया था, दरोगा रखा था, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा बहादुर रखा था, और वो जो तुर्किन है उसे चेचक की बीमारी भी था। आप लोग याद करो, मैंने आप लोग को बताया था बीमारी था जो तुर्किन था उसको। उसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था ना कि वो तुर्किन है कूली रखा हुआ था। उसके साथ साथ ये जो तुर्किन है उसको बेगम भी कहा जाता था। मैंने आप लोग को बताया था ना क्लास क्रमांक 8 में। याद करो, इन सारी चीज़ को वो बेचने के लिए रखा हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोग अगर याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में ऐसे शब्द आएगा ना तो मेरे कही हुई बातें आप लोगों को याद रहेगा। पता है कि ये जो कैंची है, सर ने बताया था कि तुर्किन है, तुर्की वाला भाषा, वो बेच रही थी तो कैंची को। ऐसे आप लोगों को याद रहेगा। अगर सोचोगे ना कि मैं रटूंगा बोल करके, कभी याद नहीं होगा, ठीक है। 4-5 पेपर दिला लोगे फिर भी याद नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो आप लोगों को किसी न किसी प्रकार से याद रखना है, तो कहानी के थ्रू आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो तुर्की शब्द है ना वो कैंची ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, और एक बार जा करके क्लास क्रमांक 8 को देख लो अच्छे से और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से फारसी शब्द है? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी दुकान, या ऑप्शन डी कल्प। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी दुकान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से फारसी शब्द है बोला है, तो जो फारसी शब्द होगा ना वो दुकान हो जाएगा, फारसी शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो दुकान है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए कोई भी नहीं, मैं बोला था ये जो 4-5 शब्द फारसी के हैं ना उसे आप लोगों को रटने के लिए बोला था। नहीं देखे होंगे तो क्लास क्रमांक 8 में मैंने आप लोग को सरल तरीके से और भी समझाया था, तो जा करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पंख, या ऑप्शन डी टीस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पंख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है बोला है, तो इन चारों ऑप्शन में से ना जो तद्भव शब्द है ना वो पंख जो शब्द है ना वो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पंख शब्द है ना अगर उसका मैं तत्सम शब्द अगर निकालूँ ना तो ये जो पंख है उसका जो तत्सम शब्द होगा वो पक्ष हो जाएगा। क्या? तो ये जो पक्ष है ना वो तत्सम शब्द हो जाएगा, लेकिन पंख जो है वो आप लोग का तद्भव शब्द है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ना ये जो वंश लिखा है वो भी आप लोग का तत्सम शब्द होगा। ये जो बाघ लिखा है वो भी आप लोग का तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर मैं ये जो बाघ है उसका तद्भव शब्द बताऊँ ना तो वो वाटिका हो जाएगा। बाघ मतलब क्या होता है जी? इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, और हिंदी में ना आप लोग का जो तद्भव में अगर बोलूँ ना तो ये आप लोग का वाटिका हो जाएगा। बाघ को वाटिका भी बोलते हैं, आप लोग को याद होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अरबी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो वकील जो शब्द है ना वो आप लोगों का जो होगा ना वो अरबी शब्द हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोग को क्लास क्रमांक 8 में बताया था, ये जो वकील शब्द है ना उसको मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 8 में बताया था कि ये जो वकील शब्द है ना वो अरबी से आया था, मतलब जो अरब है ना, अरब सागर है ना, वहाँ से निकल करके आया था, ऐसे टाइप से आप लोगों को बताया था, इस प्रकार से याद करने के लिए। तो वकील जो है ना वो अरबी भाषा का शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। योग ऋण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर या ऑप्शन डी नाक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लंबोदर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो योग ऋण शब्द कौन सा है बोला है, तो योग ऋण जो शब्द है ना वो ऑप्शन नंबर सी लंबोदर करेक्ट हो जाएगा। और इसे याद करने के लिए मैंने आप लोग को क्या समझाया था, अब भी जस्ट आप लोगों को शुरुआत करने से पहले क्लास को आप लोगों को समझाया था ना कि ये योग ऋण शब्द क्या होता है। तो योग ऋण शब्द उस शब्द को कहते हैं जो अपने लिखे हुए शब्द का अर्थ को ना बता करके विशेष लाक्षणिक जो अर्थ है उसको प्रकट करता है। मैंने आप लोग को बताया था ना एग्जाम्पल दे करके भी लंबोदर का। तो मैं अगर लंबोदर बोलता हूँ तो उसका आप लोगों को क्या समझ में आता है, हम लोग लंबोदर कहने से सीधे सीधा हम लोग भगवान गणेश जी है ना उसका नाम हम लोग को लेकर के पुकारते हैं ना लंबोदर करके। और लंबोदर का जो साधारण अर्थ है वो जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका पेट जो बड़ा हो निकला हुआ हो उसको लंबोदर कहते हैं। लेकिन हम लोग ना लाक्षणिक अर्थ में ये भगवान गणेश को लेते हैं हम लोग, है ना। तो योग ऋण उस शब्द को कहते हैं जो शब्द ना अपने साधारण अर्थ का बोध ना करा करके विशेष लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है, तो उसे हम लोग योग ऋण कहते हैं। और केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को भले ही अभी टाइम लगे लेकिन आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोग को अभी। ठीक है, समझते हुए चलना है, तभी आप लोग का बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगा। रटोगे तो सेम टू सेम प्रश्न नहीं पूछा जाता, आप लोग ये जान लीजिए, घुमा करके प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी अच्छे से बना पाओगे, तो इसलिए बोलता हूँ आप समझने पर फोकस कीजिए रटने की बजाय। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, ऑप्शन ए वे बोलने में सरल हो, ऑप्शन बी उसका निश्चित अर्थ हो, ऑप्शन सी वे वाक्य में प्रयुक्त हो या ऑप्शन डी वे भाषा में प्रयोग किए गए हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसका निश्चित अर्थ हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे बोला है, तो शब्द सार्थक तभी ना कहे जाएंगे जी जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकले। मान लो मैं एक शब्द लिख देता हूँ, जल ही लिख देता हूँ। अब जल लिख दिया तो आप लोग ये बताओ जल से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि हाँ पीने वाला पानी है बोल करके समझ में आ रहा है ना, तो ये सार्थक शब्द है। अगर मैं उसी को लज लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, तो इसी को लज लिख दिया, तो ये लज शब्द से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आखिर ये है क्या, नहीं ना आ रहा है। तो ये सार्थक शब्द थोड़ी ना होगा जी, ये तो निरार्थक शब्द हो जाएगा ना। तो सार्थक शब्द तभी होंगे जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकले। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी उसका निश्चित अर्थ हो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ये कहना क्या चाहता है प्रश्न जो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में विदेशी शब्द है, ऑप्शन ए खिड़की, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी ठेस या ऑप्शन डी मुकदमा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुकदमा जो है ना वो आप लोगों का विदेशी शब्द है। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 11 भी यही बोला है कि विदेशी शब्द कौन सा है ये बोला है, तो विदेशी जो शब्द है ना वो मुकदमा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और बाकी सब ये खिड़की धुआं और ये जो ठेस है ना वो आप लोगों का देशज शब्द है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और एक बात आप लोग और जान लीजिए कि इस एक हफ्ते में ना आप लोगों का ना मैं मैराथन चलाने वाला हूँ, तो शाम को आप लोगों को हो सके ना तो आप लोगों का मैराथन क्लास, आप लोग का सीडीपी जो शिक्षण अभिरुचि है ना, तो उसका इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को मैराथन फर्स्ट जो आप लोगों को देखने को पड़े। ठीक है, तो अगर नए होंगे चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब मैं नेक्स्ट क्लास लाऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी चीनी या ऑप्शन डी जापानी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी चीनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चाय किस भाषा का शब्द है बोला है, और चाय जो है ना वो चीनी भाषा का शब्द है। कैसे? तो मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 8 में चीनी भाषा कौन कौन से है ये आप लोग को समझाया था ना। चीनी जो भाषा है उसके अंतर्गत वो तूफान जो शब्द है वो चीन से आया हुआ है, चीन से अक्सर तूफान ही आता है। उसके अलावा जो ची है वो आया था, चाय आया था, फटाका जो है ना मतलब मिर्ची फटाका जो लड़का लोग फोड़ते हैं, बच्चा लोग छोटा छोटा, वो भी आया था। मतलब मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को फटाका जो शब्द है वो याद रखना है, चीन से आया था। ये सारा चीज़ आप लोग को बताया था ना। उसके अलावा जो चीनी है ना मतलब शक्कर जो है ना, वो भी आप लोगों का, शक्कर शब्द नहीं चीनी शब्द जो है ना वो आप लोगों का चीन से आया था, आप लोग को बताया था ना क्लास क्रमांक 8 में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो चीनी है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चाय जो शब्द है वो चीन से आया था। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। जलज है ऑप्शन ए निरर्थक शब्द, ऑप्शन बी रूढ़ शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द या ऑप्शन डी देशज शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जलज है बोला है, तो जलज जो है ना वो आप लोगों का योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोगों को योग रूढ़ शब्द का परिभाषा क्या बताया था। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने जो शब्द होते हैं उसका साधारण अर्थ को व्यक्त ना करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करता है। तो ये जो जलज है उसका क्या मतलब होता है? जी हैं, जो जलज है उसका मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला जो होता है ना उसे जलज कहते हैं। आप लोगों को बताया था ना, आप लोगों को योग रूढ़ शब्द को बताते हुए पंकज के बारे में भी आप लोग को एग्जाम्पल दे करके बताया था ना, पंकज बोल करके। पंकज का जो अर्थ होता है वो क्या बताया था? नॉर्मल किसी व्यक्ति का नाम से हम लोग को समझ में आता है ये पंकज है, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ क्या व्यक्त होगा कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल को पंकज कहा जाता है। मैंने आप लोग को शुरुआती में भी बताया था ना कि योग रूढ़ शब्द की परिभाषा देते हुए, तो ऐसे शब्द जो अपने साधारण अर्थ को व्यक्त ना करके विशेष लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करते हैं ना तो उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और जलज जो है ना वो हम लोगों को समझ में आता है कि जो जलज है वो जल में उत्पन्न होने वाला या जल से जन्म लेने वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है योग रूढ़ शब्द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। अंधकार कैसा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज या ऑप्शन सी तद्भव या ऑप्शन डी तत्सम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी तत्सम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अंधकार कैसा शब्द है पूछा है, तो अंधकार जो है ना वो आप लोगों का तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसे? तो अंधकार का तद्भव रूप क्या होगा आप लोग ये बताओ, या अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंधकार का जो तद्भव जो रूप होगा ना वो आप लोगों का अंधेरा हो जाएगा। क्या? तो अंधेरा जो है ना वो आप लोग का तद्भव रूप हो जाएगा, लेकिन जो अंधकार है वो तत्सम है, मतलब संस्कृत के शब्द अंधकार है। ठीक है, और उसको अगर कि हम तद्भव में बदलेंगे तो वो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, और संस्कृत को ही हम लोग तत्सम के रूप में जानते हैं। आप लोग को बताया था ना, आप लोग को थ्योरी जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उस वक्त बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द जो अंधकार है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। अचरज कैसा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए तद्भव शब्द हो जाएगा। कैसे? तो ये जो अचरज जो शब्द है वो कैसा शब्द है बोला है, और ये जो अचरज जो शब्द है ना वो आप लोगों का तद्भव शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा। इसका जो तत्सम है वो आश्चर्य हो जाएगा। क्या? तो आश्चर्य जो है ना वो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, लेकिन इसका तद्भव जो रहेगा वो अचरज हो जाएगा। और ये जो अचरज जो शब्द है ना उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अरे यार, मैं तो बड़ा अचरज में आ गया हूँ। मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ी में नॉर्मल ऐसे यूज़ करते हैं ना हम लोग अपने शब्द में, अचरज मतलब आश्चर्य होता है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये जो आश्चर्य है वो तत्सम हो जाएगा, मतलब वो संस्कृत का शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर कि मैं अचरज की बात करूँ ना तो वो आप लोग का तद्भव शब्द हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तद्भव जो शब्द है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। आलस्य कैसा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी विदेशज या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना तत्सम शब्द वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आलस्य कैसा शब्द है? तो ये जो आलस्य जो शब्द है ना वो आप लोगों का तत्सम शब्द हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जो आलस्य देखने से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, जी है। और हिंदी में इसका जो तद्भव रूप जो होगा वो आलस हो जाएगा। क्या? तो आलस है ना, या आलसी हम लोग बोलते हैं ना, आलस या आलसी, ये आप लोगों का जो रहेगा वो तद्भव रूप हो जाएगा। या आलसी बोल सकते हो। क्या? तो आलसी भी बोल सकते हो आप लोग। हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे बड़ा आलसी लग रहा है, मतलब एकदम आलस लग रहा है, एकदम ठल्हा बरोबर लग रहा है। छत्तीसगढ़ी में भी हम लोग ये बोलते हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो ये जो आलस्य जो शब्द है ना वो आप लोगों का तत्सम शब्द हो जाएगा, लेकिन आलस या आलसी बोलोगे ना तो वो आप लोग का तद्भव रूप हो जाएगा। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। अदरक कैसा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम या ऑप्शन डी विदेशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए तद्भव शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो अदरक शब्द है वो कैसा शब्द है बोला है, तो ये जो अदरक लिखा हुआ है ना वो आप लोगों का तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर मैं इसका तत्सम की बात करूँ ना तो ये जो अदरक जो लिखा है ना तो उसका तत्सम आर्द्रक हो जाएगा। क्या? तो आर्द्रक हो जाएगा। ऐसे जो है ना आर्द्रक ना वो आप लोगों का तत्सम हो जाएगा, लेकिन तद्भव बोलूँ ना तो वो आप लोगों का अदरक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ना हिंदी में ना अदरक यूज़ करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं ना चाय में डालने के लिए अदरक, तो वो अदरक है नॉर्मल। लेकिन अगर मैं संस्कृत के शब्द बोलूँ ना या तत्सम की बात करूँ ना तो ये आर्द्रक हो जाएगा। ठीक है, क्या? आर्द्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो तद्भव शब्द है वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को दोनों को क्यों बता रहा हूँ, ये जो तत्सम है और तद्भव दोनों को क्यों बता रहा हूँ? एक्चुअल वजह ये है कि कभी आप लोगों को ये अदरक ना दे करके आर्द्रक बोल दिया जाए तो आप लोग कैसे करोगे? अगर दोनों को बताया रहूँगा तब आप लोग का माइंडसेट जो रहेगा वो क्लियर रहेगा, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, एक ही प्रश्न को कर मेरा जाना मकसद नहीं, मेरा मकसद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाना ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। उत्साह कैसा शब्द है? ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव या ऑप्शन डी देशज। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तत्सम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो उत्साह कैसा शब्द है बोला है, तो उत्साह जो है ना वो आप लोगों का तत्सम शब्द है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों ने एक बार गौर किया होगा, अब से एक से लेकर के जितना भी हम लोगों ने प्रश्न किया है वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट में ही बताया था कि मैं गिने चुने ही प्रश्न लाऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उजाला या ऑप्शन डी उत्साह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उजाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है बोला है। तो जो तद्भव जो शब्द है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उजाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये उज्ज्वल, उच्च और उत्साह जो है ना वो सारे के सारे आप लोगों का तत्सम शब्द है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। टकसाल शब्द निम्नलिखित वर्गों में से खालिस्तान वर्ग में आता है। ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी तद्भव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो टकसाल शब्द है ना वो कौन सा वर्ग में आता है बोला है ना। तो ये जो टकसाल जो शब्द है वो आप लोग का तद्भव वर्ग में आता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना तद्भव वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। आसरा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव या ऑप्शन डी तत्सम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आसरा कैसा शब्द है बोले है और ये जो आसरा है ना वो आप लोगों का तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये जो आसरा शब्द का अगर तत्सम की बात करूँ ना तो आसरा का तत्सम क्या होगा जी? आश्रय ना हो जाएगा क्या? तो आश्रय ना हो जाएगा जी आप लोगों का है। ये जो तत्सम शब्द है वो आप लोगों का है ना। जो आसरा हम लोग बोलते हैं ना कि इसका कोई आसरा नहीं है, इन्होंने मुझे आसरा दिया है, मतलब आश्रय दिया है, मेरे को रहने के लिए कुछ दिया है या कुछ मेरा मदद किया है, ये वाला आश्रय जो होता है वो हो जाता है ना आप लोगों का। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कि इसका कोई आसरा नहीं है, मतलब कोई भरोसा नहीं है। ऐसे भी हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। अट्टालिका का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए अटल, ऑप्शन बी अटाला, ऑप्शन सी अटारी या ऑप्शन डी अटारा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अटारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अट्टालिका का तद्भव रूप है बोला है। तो ये जो अट्टालिका जो शब्द है ना उसका जो तद्भव रूप होगा वो अटारी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी पिता या ऑप्शन डी राय। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वत्स वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत के शब्द है पूछा है। तो जो तत्सम शब्द है या संस्कृत के जो शब्द है वो वत्स हो जाएगा। और ये जो वत्स का अगर मैं तद्भव रूप बोलूँ तो वत्स का क्या होता है जी? बच्चा ना हो जाता है, क्या होता है? तो वत्स का जो पर्यायवाची होगा या जो होगा ना, मतलब तद्भव जो रूप होगा वो आप लोगों का बच्चा जो है वो आप लोगों का तद्भव रूप हो जाएगा। लेकिन तत्सम की बात करेंगे तो वो वत्स हो जाएगा। हम लोगों ने सीरियल में भी देखा है ना कि उठो वस्त, भगवान जो होता है वो बोलता है ना ऐसे करके कि तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया। आप लोग समझो इसलिए अलग अलग प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वत्स है वो आप लोगों का तत्सम हो जाएगा और तद्भव जो होगा वो बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। मैं जो ये आप लोगों को पढ़ाते वक्त जो अलग अलग प्रकार से शब्द बोल देता हूँ ना, कभी कभी उटपटांग टाइप से थोड़ा बहुत, तो यही आप लोगों को एग्जाम में याद रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से बोल देता हूँ। ठीक है, उसे आप लोग माइंड में नहीं लेना है, आप लोग याद रखने के तौर पे लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपाद या ऑप्शन डी पड़ीवा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रतिपाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो परिवा का तत्सम रूप है बोला है। तो परिवा जो ये शब्द है ना तो उसका जो तत्सम रूप है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रतिपाद जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये तत्सम रूप है और ये जो परिवा लिखा है वो तद्भव रूप है, दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए
हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से तद्भव शब्द है ऑप्शन ए मरकटी, ऑप्शन बी फांसी, ऑप्शन सी पुत्रवधू या ऑप्शन डी त्रिगुण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फांसी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनमें से तद्भव रूप कौन सा है बोला है, तो जो तद्भव शब्द जो है ना वो आप लोगों का फांसी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो ऑप्शन ए मरकटी, ऑप्शन बी पुत्रवधू और ऑप्शन डी जो है त्रिगुण जो है ना वो सारे के सारे जो है ना वो आप लोगों का तत्सम रूप है तीनों के तीनों। लेकिन ये जो फांसी है ना वो आप लोगों का तद्भव रूप है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए मरकटी जो है ना उसका अगर कि मैं तद्भव रूप को बताऊं ना तो मरकटी का जो तद्भव होता है वो मकड़ी होता है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी पुत्रवधू लिखा है तो पुत्रवधू का तद्भव होगा वो क्या होगा, पुत्रवधू का मतलब बहू हो जाएगा ना जी आप लोग का। और त्रिगुण का जो अर्थ है वो तिगुना हो जाएगा, 3 गुना जो होता है वो हो जाएगा आप लोगों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है मतलब तद्भव को पूछा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए कर्पूर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अंगूठी या ऑप्शन डी अट्टालिका। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अंगूठी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से तत्सम शब्द नहीं है मतलब तद्भव पूछा है जी, ये चारों ऑप्शन में से तद्भव कौन सा है ये पूछा है। तो जो तद्भव रूप जो होगा ना वो आप लोगों का अंगूठी जो है वो तद्भव हो जाएगा। और ये जो अंगूठी का अगर मैं तत्सम की बात करूँ ना वो अंगुष्ठिका हो जाएगा। क्या? तो अंगुष्ठिका जो है ना वो आप लोगों का तत्सम हो जाएगा, ठीक है। ये जो अंगुष्ठिका लिखा है ना वो आप लोगों का तत्सम हो जाएगा और इसका जो तद्भव रूप होगा वो आप लोगों का अंगूठी हो जाएगा, ठीक है। अंगुष्ठिका जो है वो तत्सम और अंगूठी जो है वो तद्भव हो जाएगा। और बाकी ये जो तीनों जो शब्द हैं आप लोगों के हैं ना कर्पूर, दूध और अट्टालिका वो सारे के सारे तत्सम रूप है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो शब्द लिखा है ना श्रृंगार जो लिखा है ना उसका तत्सम रूप बोला है और श्रृंगार का जो तत्सम रूप है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जैसे ही देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अखात, ऑप्शन बी आखत, ऑप्शन सी औछत या ऑप्शन डी अच्छत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अक्षत जो लिखा है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा अगर मैं प्रश्न क्रमांक 28 को बताऊँ ना तो क्या बोला है, तो प्रश्न क्रमांक 28 में केवल इतना ही बोला है कि ये जो अक्षत जो शब्द है ना उसका तद्भव रूप पूछा है जी। आप लोगों को घुमाने के चक्कर में ये जो तत्सम क्या होता है उसकी परिभाषा और तद्भव क्या है उसकी परिभाषा को दे दिया और लास्ट में पूछा गया अक्षत का तद्भव रूप क्या होगा। तो अक्षत का जो तद्भव रूप है वो आप लोगों का ये जो छ लिखा है ना वो आप लोग का अक्षत जो है वो आप लोग का तद्भव रूप हो जाएगा। मैंने आप लोग को शुरुआती में बताया था कि इस प्रकार से अगर किसी शब्द में छ नजर आए ना या आप लोग का स्रा नजर आए या रारे फल रा की मात्रा आप लोग को ऊपर में नजर आए है ना तो ये सारे के सारे तत्सम होते हैं और ये जो छ का जो तद्भव होगा ना वो सिंपल छा छतरी वाला जो छ है ना वो आप लोग का तद्भव रूप हो जाएगा। ऐसे पहचानने के लिए आप लोगों को बोला था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। घुमाने के लिए ऐसे बड़ा लिखा हुआ होता है लेकिन एक शब्द में आप लोग पढ़ोगे ना तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। करम शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी अरड़ी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो कर्म शब्द है ना वो किस प्रकार का शब्द है बोला है, तो ये जो कर्म जो शब्द है वो आप लोगों का तद्भव शब्द हो जाएगा। और ये जो कर्म का अगर मैं तत्सम की बात करूँ ना, तो ये जो कर्म लिखा है उसका तत्सम होगा कर्म हो जाएगा जी। क्या? तो कर्म को ही हम लोग कर्म कहते हैं ना। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ी में एक शब्द सुना होगा कि अरे मोर तो कर्म फाट गया, फलानवा का कर्म फाट गया, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना। तो ये आप लोगों का कर्म हम लोग छत्तीसगढ़ी में नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो कर्म जो शब्द है वो आप लोगों का तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम जो होगा वो आप लोगों का कर्म करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द कहते हैं ऑप्शन ए हिंदी शब्द को, ऑप्शन बी संस्कृत शब्द को, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि को, या ऑप्शन डी उर्दू शब्द को। ये तो इजी है यार आप लोगों के लिए, कई बार मैंने आप लोग को परिभाषा में समझाया था। तो बताइए सबसे पहले आप क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संस्कृत शब्द को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तत्सम शब्द को कहते हैं, तो तत्सम शब्द जी संस्कृत के शब्द को ही ना तत्सम कहते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था ना कि तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत के जो शब्द लिखे हुए होते हैं उसको डायरेक्ट हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। बताया था ना कि संस्कृत के शब्द जो भी होगा उसे हम लोग तत्सम के रूप में संबोधित करते हैं, मतलब जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाए। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन लगता है यार कि आप लोग इतना अच्छे से मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के लिए दुगनी मेहनत करूँ। और आज से ना हम लोग ना जो मैराथन क्लास है ना उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 से जो 9 दिन है आप लोगों का ना मैराथन क्लास मैं स्टार्ट करूँगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, ठीक है। अलग अलग विषय से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 0.2 सेकंड का टाइम लगता है यार, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।